बाकी सब कहाँ घूमने गए हैं क्या? इतनी जल्दी भूख लग गई? सुनो, पानी भेजना, पानी पानी पानी। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन में आपको बता दिया था लॉसलेस और लॉसी होता क्या है ना। एक बार एफडी प्रिजर्वेशन और समझा देता हूँ, फिर एक एग्जांपल से मैं दोनों निकालना बताऊंगा कि एफडी प्रिजर्वेशन और लॉसलेस कैसे चेक करते हो, है ना। हाँ हाँ, उसी के आगे पढ़ रहे हैं। हाँ, वो तो डेफिनेशन होगी ना। बस लॉसी में कुछ नहीं पढ़ना, लॉसी में बस वो डेफिनेशन याद रखनी है कि जब भी आप उन सबको डिकम्पोज का मतलब ज्वाइन कर रहे हो, वो ज्यादा आएगा। सुपरसेट का मतलब होता है ज्यादा। आप इस सिंबल को ऐसे समझो, जैसे इधर देख, ये मेरे पास एक सेट है, ठीक है, और ये एक बी मेरे पास एक सेट ये है। तो बी ए से छोटा है, और जो बी में है वो भी ए में है, तो इसको अपन बोलते हैं बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, लेकिन ए में तो ज्यादा है ना, तो अब ए क्या हो जाएगा, ए सुपरसेट हो जाएगा बी का। तो सुपरसेट का मतलब है ज्यादा। अगर आप, हाँ नहीं, वो तो अगर आपको डाउट है तो लिख लो, वो तो एक जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे इनकी बात कर रहे हो, तो अगर बी ए से छोटा है और बी में जो है वो ए में है, तो वो सबसेट होता है। बट अगर बी सबसेट है तो ए क्या है, तो ए सुपरसेट होता है। तो आपको जो लास्ट डेफिनेशन मैंने लॉसी की लिखवाई थी वो यही थी कि सारे रिलेशन को आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद अब जो रिजल्ट आने वाला है वो ज्यादा आने वाला है। ज्यादा जो था वो तो आएगा ही, उससे ज्यादा आएगा। नहीं नहीं, ये तो आपने जो पूछा कल का जवाब है, आज का तो 20 स्टार्ट किए। लिखो, एफडी प्रिजर्वेशन में लिखो। लिखो, देखो, डिकम्पोजिशन में आपको दो चीजें चेक करनी होती है। एक आपका डिकम्पोजिशन लॉस लेस होना चाहिए, एक आपका डिकम्पोजिशन एफडी प्रिजर्वेशन होना चाहिए। तो मैं एक बार ये पढ़ा देता हूं, फिर एक दो क्वेश्चन में मैं दोनों चीजें दोबारा पढ़ाऊंगा कि वो लॉस लेस है या लॉसी, और एफडी प्रिजर हो रही है या नहीं हो रही। वो पूरा क्वेश्चन आता है, तो पूरा पढ़ने के लिए कि छोटा सा टिंगा से टॉपिक और पढ़ लो। देखो, देखो, एफडी प्रिजर्वेशन मीन्स, एफडी प्रिजर्वेशन मीन्स
मीन्स दिए गए रिलेशन की दिए गए रिलेशन की दिए गए रिलेशन की एफडी को दिए गए रिलेशन की एफडी को डीकंपोज किए गए रिलेशन से डीकंपोज किए गए रिलेशन से डीकंपोज किए गए रिलेशन से प्राप्त करना होता है। इधर मत देखना बस क्या लिखा है, इंग्लिश वाले लिख लो, हिंदी के लिए मैंने इजी करके लिख दिया। ठीक है, दिए गए रिलेशन से प्राप्त करना होता है, टिपिकल हिंदी। ठीक है, अब आपको जो भी एफडी दी गई है वो एफडी किस पे एप्लीकेबल है? ओरिजिनल रिलेशन पे। लेकिन जैसे आप डीकंपोज कर दोगे अब नई एफडीज बनने लग जाएंगी। तो कितनी भी नई बने, हमें नई से तकलीफ नहीं है, बट जो भी एफडी हमारी है उन टेबल की, उन एफडी से क्या आप ओरिजिनल एफडी निकाल पाओगे? तो अगर सारी की सारी ओरिजिनल एफडी दोबारा से आपने डीकंपोज किए हुए रिलेशन से निकाल ली, इसका मतलब आपकी एफडी प्रिजर्व है। प्रिजर्व मतलब सुरक्षित है, सही सलामत है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। और नहीं निकल पाई तो वो प्रिजर्व नहीं है। इसका मतलब आप ओरिजिनल एफडी को दोबारा से नहीं निकाल पा रहे हो, तो डीकंपोज तो कर दिया, वो लॉसलेस या लॉसी जो भी हुआ होगा, लेकिन एफडी प्रिजर्व नहीं रही। इसे जनरल मीन्स ऑफ। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा, अभी एक रैंडम एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैंने मान लीजिए कोई एफडी आपके लिए लिख दी, मान लीजिए ये मैंने एफडी लिख दी। ठीक है, अब आपने इस रिलेशन को दो सब रिलेशंस में तोड़ दिया होगा, एक R1 में और एक R2 में। मान लीजिए यहाँ पे आपने ए बी सी लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो जब करना ही है तो कुछ तूफानी करता है। चलो कर लो एक बात, तो मैं ओरिजिनल एग्जांपल बाद में बता दूं, भी समझ लो। ए बी सी लिख दिया और यहां मैंने लिख दिया आपके सामने मान लीजिए सी डी ई। ठीक है, अब ये दो रिलेशंस मैंने बना दिए डिकम्पोज करके। अब जब हम डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज करने के बाद क्या है जब हमने डिकम्पोज किया तो डिकम्पोज करने के बाद जो भी अब आपके पास में सब रिलेशन बने हैं, इनकी एफडीज अब हमें चेक करनी होती है। अब कौन सी वाली एफडी किस में जाएगी, वी हैव टू चेक इट। क्योंकि जब आपने डिकम्पोज किया है तो ये भी आपकी, ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ओरिजिनल एफडी थी वो कौन सा वाला एफडी कहां जा रहा है, कौन सा वाला एफडी कहां जा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे एक नॉर्मल सा रूल होता है, वो अभी मैं रूल बताए तो फिर मैं एग्जांपल से बताऊंगा। क्या करेंगे कि हम इनमें नई एफडीज बनाएंगे, और वो कैसी होंगी? नॉन ट्रैवल होगी। बस ये आपका रूल है जो भी मैं एग्जांपल से आपको बताने वाला हूं। एफडी प्रिजर्वेशन में सिंपल सा क्या करना है, सुन लो। ओरिजिनल रिलेशन की ओरिजिनल एफडीज है, इसको छोड़ दो, हटा दो साइड में। अब जैसे ही आपने डिकम्पोज किया वो अब आपको समझ आ गया। जैसे ही अब आपने डिकम्पोज किया, इस डिकम्पोजिशन से अब हमें नई एफडीज बनानी है, खुद बनानी है। एफडी प्रिजर्वेशन ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा टफ टॉपिक है ना, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होता है। हालांकि मैं एक आध एग्जांपल से आपको समझा दूंगा और आ भी जाएगा समझ में, पर थोड़ा सा आपको और एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें नई एफडीज बनानी है। और नई एफडीज की खास बात है, कैसी होंगी वो? हमेशा नॉन ट्रैवल होंगी। ट्रैवल एफडी इज ऑलवेज ट्रू, ट्रैवल तो हमेशा ही ट्रू है, तो उसको लेके हो क्या जाएगा? तो अब आपको यहां से नॉन ट्रैवल एफडीज बनानी पड़ेगी, जैसे ये है। तो अब नॉन ट्रैवल कैसे बनेगा कि लेफ्ट में हो सकता है सिंगल एट्रीब्यूट आया हो, लेफ्ट में हो सकता है डबल एट्रीब्यूट आया हो, तीन तो आने से भी गया, तो या तो एक आएगा या दो आएगा। ऐसे इसमें लेफ्ट में एक आएगा या दो आएगा। तो ये मैं भी एक पूरा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। एक एग्जांपल तो बनता है, बाकी लिख लो, मतलब ये पूरी लाइन लिख लो कि अगर मैं एफडी प्रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं तो मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये एफडीज। तो ये पूरी की पूरी एफडी, ये जो मैंने एफडीज बनाई है, मैंने खुद बनाई है, क्या इन एफडीज की मदद से क्या ये सब निकल पाएंगे? तो इन एफडीज की मदद से अगर ये सारी की सारी एफडीज आप दोबारा निकाल पाए, इसका मतलब आपकी एफडी प्रिजर्व है। और नहीं निकाल पाए
तो आपकी एफडी प्रिजर्व नहीं है। मुझे इतनी सी बात। और अच्छा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। बाकी टिल नॉर्मलाइजेशन तो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। अब यहां से क्वेश्चन तो आएंगे, 100% आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। थ्योरी आएंगे तो एक एक थ्योरी लाइन भी लिखी हुई है, और अगर प्रैक्टिकल भी आता है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाला। अब इसको समझाने के लिए एक बार एग्जांपल समझ लो, दो एग्जांपल करवा रहा हूं। एक में एफडी प्रिजर्व रहेगी, एक में प्रिजर्व नहीं रहेगी। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या हो रहा है। चलो, लिख लिया? तो चलो एक एग्जांपल लिखो। तो आपको एक इजी एग्जांपल से समझा देते हैं। आपको एक रिलेशन ए बी सी दिया गया है, जिसकी एफडीज आपको गिवन है, ए से बी, बी से सी और सी से ए। ठीक है, और इसे आपने दो पार्ट में तोड़ा है, एक R1 में ए बी है और R2 में बी सी। दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसमें आपको दोनों चीजें चेक करनी है। डिकम्पोज सब गिवन मिलेगा, आपको डिकम्पोज करना नहीं है। डिकम्पोज दे रखा है, आप तो ये बताओ कैसा है। तो हमें डिकम्पोज नहीं करना। डिकम्पोज करने का तरीका तो नॉर्मलाइजेशन में है। अभी कहां से करोगे आप? वही तो सिखाऊंगा कैसे होने वाला है। बट एक बार आपको डिकम्पोजिशन, जैसे मैंने हर चीज आपको उल्टी पढ़ाई है। जब मैंने आपको सुपर की पढ़ाया था तो मैंने क्या एज्यूम किया था कि आपको कैंडिडेट की निकालनी आती है। तो सुपर की निकालने में दिक्कत हुई आपको? नहीं। हाँ, लेकिन जब कैंडिडेट की निकाल लिया तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया। वैसे अगर मैं नॉर्मलाइजेशन पढ़ाने के बाद डिकम्पोजिशन पढ़ाऊंगा थोड़ा अजीब लगेगा। तो पहले डिकम्पोजिशन पढ़ लेते हैं। ये मान लो कि तोड़ दिया। अब हमें चेक करना है कि ये लॉसलेस है, लॉसी है, एफडी प्रिजर्व है या नहीं है। इतना सीख लो, फिर तोड़ने का काम तो सारा नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो डिकम्पोजिशन सिर्फ नॉर्मलाइजेशन ही करेगा। कैसे? तो बस ये टॉपिक खत्म कर दूं, फिर वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना आपके पास क्वेश्चन किया गया होगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। आपको चेक करना है डिकम्पोजिशन कैसा है, आपको डिकम्पोजिशन का टाइप चेक करना है, लॉसलेस है या लॉसी है, और दूसरा आपको चेक करना है एफडी प्रिजर्व है या नहीं है। दैट्स ऑल। तो मैं दोनों क्वेश्चन वन शॉट एक साथ करवा देता हूं। तो कल वाला टॉपिक ही चल रहा है। कल वाले में आधी चीजें बताई थी, आधी अब बता दी, अब क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, तो लिखो, फिर इसके सॉल्यूशन को करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम चेक करते हैं, आपका डिकम्पोजिशन कैसा है, लॉसलेस है या लॉसी है। ठीक है, तो वो अब आपको दोनों के दोनों डिकम्पोजिशन दिख रहे हैं। तो कितनी कंडीशन लगाएंगे? तीन कंडीशन। तीन कंडीशन। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? दोनों का यूनियन करो। तो R1 और R2 का आपने यूनियन किया तो क्या क्या आया? ABC। यूनियन का मतलब इसमें और इसमें जो जो एट्रीब्यूट है कंबाइंड करके लिख दो, रिपीट नहीं आता। तो क्या सारे एट्रीब्यूट आ गए? तो कंडीशन नंबर 1 वैलिड हो गया। दूसरा, दोनों के अंदर क्या कुछ कॉमन आ रहा है? आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब बी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी वैलिड हो गया। अब तीसरा, ये जो भी बी कॉमन आया है इसका क्लोजर ले लो। जो भी बी कॉमन आया उसका क्लोजर ले लो, और इस क्लोजर को इस एफडी से निकालो। ठीक है, तो इस बी प्लस को जब आप क्लोजर निकालोगे तो बी से सी, सी से ए, तो एबीसी आ गया। तो एबीसी आ गया मतलब बी तो तीनों को ही डिटरमाइन कर पा रहा है, और बी अगर तीनों को डिटरमाइन कर पा रहा है इसका मतलब बी तो दोनों का ही कैंडिडेट की है। तो अच्छी बात है, हमने तो बोला था किसी एक का होना चाहिए, तो दोनों का है। ठीक है, तो यानी ये क्या है? ये आपका कैंडिडेट की है।
तो कैंडिडेट की है तो पास पास पास, तीनों पास, तो कैसा बन गया? लॉसलेस। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपका हो गया है, और आप ये बता चुके हो कि ये डिकम्पोजिशन कैसा है? लॉसलेस। ये हो गया पहला क्वेश्चन जो आसान है। अब मैं दूसरा बताता हूं, पहले इतना लिख लो। और फिलहाल ये जो भी टॉपिक है ना, ये थोड़े से मैथमेटिकल टॉपिक है। मतलब आप ऐसे सोचो कि अगर आपने इससे पहले अगर मैथ्स नहीं पढ़ रखा तो दिक्कत तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझ आ जाएगा। बट थोड़ा थोड़ा गड़बड़ रहेगा, थोड़ा थोड़ा टेंशन रहेगा, लगेगा आ भी रहा है नहीं भी आ रहा, ठीक है। लेकिन आप बैठ के 2-3 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। बस मैथमेटिकल टॉपिक की एक ही खास बात होती है, वो वन टाइम समझ नहीं आते। 100% समझ आते हैं पर संतुष्टि नहीं मिलती आपको। तो आपको संतुष्टि मिलेगी, बिल्कुल बैठो 2-3 बार अपने हाथ पैर चलाओ, क्योंकि फिलहाल मैं दिमाग चला रहा हूं, तुम नहीं। तो तुम अपना दिमाग चलाओ, समझ आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, यहां तक देख लो, कोई दिक्कत? तो ये पहला पार्ट हो गया डिकम्पोजिशन का टाइप, और ये आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। आप 100% अब देखते ही बता दोगे कि लॉसलेस है या लॉसी है, तो इसमें अब आपसे गलती नहीं होने वाली। ठीक है, दूसरा वाला अब इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर देता हूं। फर्स्ट वाले का मतलब है दोनों को जोड़ो, और दोनों में जो जो दिख रहा है एक जगह लिख दो। पहले में क्या दिखा और दूसरे में क्या दिखा, रिपीट करते नहीं है सेट में, सेट का रूल होता है। तो ऐसे थोड़ी है ए बी बी सी लिखेंगे, रिपीट नहीं होता। आपको सारे लिखने हैं और यूनिक लिखने हैं। रिपीट हो रहा है हटा दो। चलो आगे। कोई नहीं, चलो मैं इधर कर लूँ। देखो, अब हमारे पास दोनों रिलेशन है। अब एफडी प्रिजर्वेशन कैसे चेक करते हैं, इधर देख लो। आपको एफडी को प्रिजर्व करना है, तो पहले वाला जो रिलेशन है वो इधर लिख लो, और दूसरे वाला जो रिलेशन है वो इधर लिख लो। बस बहुत इजी है। एक क्वेश्चन अगला और करवाऊंगा अच्छा वाला, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कितने एट्रीब्यूट है? तो जब दो एट्रीब्यूट होते हैं और नॉन ट्राइवल एफडी लिखनी है, तो कितनी एफडी आएंगी? सिर्फ दो ही आएंगी, तीसरी आ ही नहीं सकती। अगर दो एट्रीब्यूट है और नॉन ट्राइवल लिखनी है तो दो ही आएगी, या तो ए बी को डिटरमाइन करेगा या बी ए को डिटरमाइन करेगा। और कहां से लेके आओगे? बना के दिखा दो मुझे नॉन ट्राइवल। तो फिक्स है, अगर दो ही एट्रीब्यूट है तो एक दूसरे की एफडी लिख दो। अगर दो ही एट्रीब्यूट है तो एक दूसरे की एफडी लिख दो। यानी इसमें पता चल गया क्या लिखने वाला हूं, बताइए जरा। बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन, सिंपल। और जब आप एफडी को लिख रहे हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां जो भी एफडी आएगी वो वही एफडी आएगी जो ए और बी से बने। मैं यहां पे अब ये नहीं लिख सकता कि ए डिटरमाइन सी, क्योंकि सी इस टेबल में है ही नहीं। तो इस टेबल में जब कॉलम ही दो है तो ये तीसरी को तो इनडायरेक्टली रिलेट करेगा ना, डायरेक्टली कैसे रिलेट करेगा? इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप एफडी प्रिजर्वेशन निकाल रहे हो तो आप वही नॉन ट्राइवल एफडी लिखोगे जिसमें वही एट्रीब्यूट है जो सब रिलेशन में। जैसे एक मैं 3 एट्रीब्यूट का लेके दिखाऊंगा, दिमाग की बत्ती जलेगी, जल्दी देखो एक बार। ठीक है, क्लियर? अब मैं ओरिजिनल एफडी पे जाता हूं। तो ओरिजिनल एफडी यहां ए डिटरमाइन बी है इधर। तो लो जी, पहला वाला निकल गया, निकल गया। अच्छा, दूसरा आपके पास सी डिटरमाइन ए है, बी डिटरमाइन सी है, ये रहा, ये बी डिटरमाइन सी निकल गया। चलिए, ये भी निकल गया। अब सी डिटरमाइन ए नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट नहीं निकल रहा, इनडायरेक्ट तो निकल आएगा। तो अब इन दोनों को अब मिलाओ। अब दोनों को लिखना नहीं है, मिलाना है, डिराइव करना है। और इन दोनों को मिला के देखो कि क्या ये वाला कहीं से बन पा रहा है। तो इसमें सी का क्लोजर निकालो। तो जब सी का क्लोजर निकालोगे तो यहां से सी और बी आ जाएगा। तो बी कॉमन भी तो है, इधर भी तो पहुंच जाओगे। तो पहुंच जाओगे तो बी से ए भी तो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली हो इसकी और इसकी मदद से ये भी निकल गया। तो हो गया एफडी प्रिजर्व, यही तो चाहिए था। तो यहां कितनी एफडी दिखी आपको? 4।
तो ज्यादा आएंगे ना यहाँ तो जो काम की नहीं आप उसे हटा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ लिखो जो लिख सकते हो। और लिखने के बाद इन सब का ग्रुप करके कुछ ऐसा चमत्कार करो कि इन सब की मदद से तीनों निकले। अब देखो मैंने क्या लिखा है, वापस आता हूँ। अब मैं यहाँ वापस आता हूँ। तो मैंने क्या बोला, ये एफडी बचा के रखो, ये लास्ट में काम आने वाली है। आप इधर आओ, इन दोनों से नई नॉन ट्रेवल एफडी बनाओ। अब इस लाइन का मतलब समझ में आया? नहीं, हम बनाएंगे वो सारी एफडी। इस बार एफडी भी हमें ही लिखनी है, और जो हमने एफडी बनाई है उनकी मदद से ये सारी की सारी एफडी निकल आनी चाहिए। इनकी मदद से ये सारी की सारी एफडी निकल आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो एफडी प्रिजर्व है, नहीं तो आपकी एफडी प्रिजर्व नहीं है। अरे भाई मेरे इधर देख, दो एफडी निकल गई, कौन बचा? तो सी जो बच गया उसका क्लोजर ले लो तुम, तो बस कुछ मत करो, ले लिया। अब ये क्लोजर सी किधर है? इधर ही तो है, इधर तो है ही नहीं। तो जब मैं सी का क्लोजर लूंगा तो सी के साथ बी आ जाएगा, आ गया। अब 100% ये भी इसमें भी होना चाहिए। कॉमन तो कुछ तो होगा ना, कॉमन है तभी तो आपने पहले ही बोले। अगर ये बी इधर है ही नहीं तो फिर कबाड़ा है। लेकिन इस बी को इधर भी तो कनेक्ट करेंगे, तो बी ए को डिटरमाइन कर तो रहा है इनडायरेक्टली, तो आ तो गया। तो इसका मतलब सी ए को डिटरमाइन कर सकता है, और वही चेक करना था। हाँ हाँ, कितनी भी हो सकती है, यही तो मजा है। आपने शायद मेरी लाइन नहीं सुनी। मैंने बोला था एफडी प्रिजर्वेशन थोड़ा ज्यादा टफ है। पहले मैंने थोड़ा बोला था, मैं ज्यादा बोलते बोलते रह गया था, तो फिर मैंने बाद में ज्यादा बोला था। वो थोड़ा ज्यादा टफ का मतलब है सारी एफडी बना बना के देखनी पड़ेगी, लेकिन उसमें एक जुगाड़ है। उसमें एक जुगाड़ है, जो आपको नहीं चाहिए वो लिखी क्यों रहे हो। वो मैं अभी एक अगला एग्जांपल ले लूं, आप परमिशन दो तो। हाँ तो लिखो एक बार फिर करता हूँ। मतलब मजा कब आएगा, जब यहाँ 3 एट्रीब्यूट कम से कम है। दो तो अब हलवा है तुम्हारे लिए। अगर किसी रिलेशन में दो ही है तो तुम्हें पता है दो ही एफडी बनेगी, ए तो बी और बी टू ए। तो इसका मतलब 4 एफडी बनी। अब इन चारों को जोड़ के देख ली, ऊपर वाली बन गई क्या सारी? तो दो वाला अब आपके लिए आसान हो चुका है। अब मैं कुछ ऐसे डिकम्पोजिशन करता हूँ जहां 3 एट्रीब्यूट्स हो, वहां से थोड़ी सी और क्लैरिटी बनेगी आपकी, है ना? लिखो। कितने कमेंट कर देते हो, बॉक्स ही भर देते हो, बताओ। लिखो। इसको लिखो, फिर अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ हाँ, अरे वो तो फिर वो एक इज्जत से लिख देते हैं हम लोग। इज्जत मतलब इधर से सी स्टार्ट हुआ तो सी ने बी को दे दिया, और बी इधर मिला तो बी से ए मिल गया, बाकी ए बी सी तो है। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेट है। यहाँ सी बी ए लिखो, ए बी सी लिखो। ये 3 नंबर है, इनके टोटल परमुटेशन 3 का फैक्टोरियल 6 होंगे, जो लिखना है लिख लो। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा बड़ा लेता हूँ, प्लीज साथ दीजिएगा समझने में। ध्यान अगर आपका थोड़ा बहुत भी इधर उधर भटक गया, जो कि है, तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, भटका हुआ है, क्लास में ना भटके। चलूं? चलो। तो दूसरा एग्जाम्पल भी मैं एक बार सही वाला ही करवा देता हूँ। एक आपको आर दिया है ए बी सी डी ई, जिसकी एफ डी आपको दी गई है। लो जी, अब ठीक है। सब सब इसका पहले तो चेक कर लो, लॉसलेस है लॉसी है, फिर एफडी की बात करेंगे। लो जी, तो लॉसलेस है या नहीं है वो तो इधर ही चेक कर लो, कम जगह में हो जाएगा, वो उधर चाहिए होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है एफडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप एफडी प्रिजर्वेशन को निकाल रहे हो, तो यहाँ अब वो जो इतनी सारी एफडी आएंगी, उनको भी हम जल्दी जल्दी कैसे उड़ा देंगे। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनने वाली है, लेकिन लिखेंगे वही जो काम की है, जो काम की नहीं है उसे लिखेंगे ही नहीं। वो अभी इस एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। तो पहला समझ में आ गया, लॉसलेस है लॉसी है। तो पहला रूल, दोनों का यूनियन किया,
यूनियन करने से ए बी सी डी ई सब बन गए पास। दोनों का इंटरसेक्शन किया, कुछ कॉमन आया, बिल्कुल डी आया, पास। तीसरा डी का क्लोजर निकालो, डी का क्लोजर निकाल के क्या आ रहा है, डी के क्लोजर से डी और ई बन रहा और कुछ नहीं बन रहा, तो डी ई क्या है, डी इसका कैंडिडेट की है, डी तो है इसमें, तो इसका मतलब कैंडिडेट की बन गया किसका, R2 का। तो कैसा बन गया, लॉसलेस। लो जी, तो पहले तो हमने चेक कर लिया डिकम्पोजिशन कैसा है, लॉसलेस है। हाँ, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो लॉसलेस है, एक में भी गड़बड़ हुई तो लॉसी हो जाएगा। इसलिए लॉसी थोड़ी चेक करते हैं, लॉसलेस चेक करते हैं। अगर लॉसलेस नहीं है तो लॉसी, इसीलिए तो कल मैंने सिर्फ लॉसी की तो डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, वो इसलिए लिखवाई थी, कई बार वो डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि सारे रिलेशन का ज्वाइन करने से क्या आना चाहिए, सुपरसेट आना चाहिए आर का। तो वो आपके लिए थी, अगर किसी क्वेश्चन में आए तो आप टिक लगा सको, बाकी मैथमेटिकल तरीका तो ये रहा। देखो, नॉन ट्रैवल एफडी में कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होते, तो कहाँ है भाई मेरे, इधर देखो, लिखो एक बार, इनको समझाते हैं। पहला तो क्लियर हो गया। अब सब एक बार पेन को डाउन कर दो, सिर्फ इधर ध्यान दो, लिखना विखना कुछ नहीं, एक साथ लिख लेना, क्योंकि अब जो मैं समझाने वाला हूं वो आपके दिमाग तक अंदर तक जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगा। ठीक है, तो देखो, अब यहां हम जो करने वाले हैं ये हमें समझ में आ ही गया कि डिविजन्स तो दो होंगे। ठीक है, दो डिकम्पोजिशन है, तो यहाँ R1 है जिसमें आपके पास में ए बी सी डी आ गया, और यहाँ R2 है जिसके पास में डी ई आ गया। चलो, अब एक काम करते हैं, हम एफ डी लिखते वक्त ही वही लिख दे जो चाहिए। अब मैं चीजों को छोटा कर रहा हूं, समझते जाना, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसका मीनिंग क्या है वो समझना। सबसे पहले कम एट्रीब्यूट किसमें, इसमें, तो इसमें दो निकलेंगे, डी से ई और ई से डी। तुम्हें कौन सा चाहिए, डी से ई, आगे कहीं ई से डी की नीड ही नहीं है, नीड नहीं है। बाकी अगर आपको चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा लिखना कोई नुकसान वाली बात नहीं होती, एक्स्ट्रा लिखना कोई नुकसान वाली बात नहीं है। दो एट्रीब्यूट है, दोनों लिखो चाहे, उन दोनों में से आपको एक एफडी तो आती हुई दिख गई ना, आती हुई दिख गई, तो ठीक है, इसका चैप्टर यही क्लोज। ये अब कहीं इनडायरेक्टली कहीं हेल्प कर देगा तो कर देगा, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। अब हम इधर आते हैं। ठीक है, अब इधर सुनना, अब जो मैं बोलने वाला हूं वो है मेन काम की बात। R1 में कितने एट्रीब्यूट है, कौन कौन से, इसका मतलब यहां हम जो भी एफडी लिखेंगे वो वही एफडी लिखेंगे जिसमें ए बी सी डी इन्वॉल्व है। हम गलती से भी उस एफडी में ई को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, गलती से भी उस एफडी में हम ई को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो अगर मैं सिंगल सिंगल लिखूंगा तो सिंगल में एक बार ए आएगा, एक बार बी आएगा, एक बार सी आएगा, एक बार डी आएगा, नॉन ट्राइवल। तो नॉन ट्राइवल में पहले हम एक लिखेंगे लेफ्ट में और बचे हुए तीन को लिखेंगे राइट में, ऐसा। तो तुम सीधा देख लो ना, इसमें से तुम्हें सिंगल वाला कौन सा चाहिए, तुम देखो सीधा कि तुम्हें लेफ्ट में सिंगल वाला कौन सा चाहिए, ए और सी। तो क्यों लिख रहे हो फालतू को, भीड़ नहीं बढ़ानी। तो अब जब आप यहाँ ए लिखोगे तो आपको पता है ए तो सबको निकाल सकते हैं, नॉन ट्रैवल एफडी लिख रहे हो ना, तो अगर आप यहाँ ए लिखोगे तो ए तो बी सी डी तीनों को डिटरमाइन कर सकता है, और तुम्हें किसको डिटरमाइन करना है, सिर्फ बीसी को। तो जब बीसीडी तीनों को कर सकता है तो बीसी भी हो जाएगा, तो उसकी टेंशन खत्म। और सिंगल कौन सा चाहिए, सी वाला। तो जब सी लिखोगे तो सी किस किस को डिटरमाइन करेगा, तो सी आपका ए बी डी तीनों को डिटरमाइन कर सकता है, कर सकता है। अब और भी बन सकती थी, लेकिन मैं वही लिख रहा हूं जो मेरे काम की। अब समझ में मैंने कैसे कट मार दिया, नहीं तो ए बी सी डी बनता, फिर ए बी बी सी सी डी बनता, और फिर तीन वाले बनते, इतने में तो लग चुकी होती है हमारी एफडी लिख 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 के। तो आप ऐसा करो ही मत, आप थोड़े स्मार्ट बनो, और आपको पता है सारी एफडी हम बना सकते हैं। फिर सुनना, जब हम एफडी लिख रहे हैं तो हम सारी एफडी बना सकते हैं, कौन सी वाली, नॉन ट्रैवल वाली। तो क्यों ना वही एफडी बना लो जो जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ कोई वाह वाही थोड़ी लूटनी, हमने ज्यादा एफडी बना दी। हम तो एफडी इसलिए बना रहे हैं ताकि उनको जब ज्वाइन करें तो ओरिजिनल एफडी प्रिजर्व हो जाए, ज्यादा लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ये दो तो मैंडेटरी थी। अब इन दो में भी आपको क्या चाहिए था, ए से बीसी और सी से डी। ए से आपको बीसी चाहिए था, सुनना,
ए से आपको बीसी चाहिए था तो डी हटा दो, और सी से आपको डीई चाहिए था, नहीं मिला कोई पंगा नहीं है, हम नहीं डरते इससे, हम यहाँ पे तीनों रखते हैं, रख दिया। अब देखना, अब क्या जो मुझे चाहिए सब मिला, तो सबसे पहले मेरे को डी से ही मिल गया, उधर से ए से बी से मिल गया, मिल गया। अब ये नहीं मिला ना, हाँ तो देखेंगे ना इनडायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि ई तो इसमें है और सी इसमें है, तो एक में कैसे मिल सकता है। तो जब भी कोई एक ऐसी एफडी हो, उसके लेफ्ट में कुछ एट्रीब्यूट, राइट में कुछ एट्रीब्यूट, लेकिन वो दोनों की वजह से है, इसका 100% वो इनडायरेक्ट से बनेगा। लेकिन आपने सी वाली कहानी तो पूरी लिख दी ना, तो अब यहां से आपने सी को पकड़ा, सी का लिया क्लोजर, और सी का क्लोजर यहां लो, तो सी के क्लोजर से यहां से ए बी डी आएगा, और यहां से डी से ई बी तो आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। तो तुम्हें क्या चाहिए था, डीई, तो यहां तो डीई तो आ ही रहा है, एक्स्ट्रा और आ रहा है। तो तुम अगर सिर्फ इतना ही करना चाह रहे थे तो तुम इतना भी मत लिखो ना, इसको सी से डीई लिख दो ना, सारी एफडी हम ही बना रहे हैं। तो अब आप देख लो मिनिमम कितने एफडी की नीड है। तो अब सुनो, अगर मैं सी से डी ही लिखूं तो सी प्लस में यहां से क्या आया, सी प्लस में यहां से सी आ गया, सी से डी आ गया, और यहां से ई आ गया। लो जी, कोई फालतू बकवास ही नहीं है, सी डी तीनों ही आ गए। जिसका मतलब जो एफडी चाहिए थी वो सारी की सारी बनी या नहीं बनी, बन गई। तो एक दो तीन ये एक्स्ट्रा लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, एक्स्ट्रा लिख सकते हो, मैं भी लिख नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं सारी एफडीज बनाऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतनी सारी हम कैसे बनाएंगे। तो मैं कह रहा हूं आप मत बनाओ, आप तो उन्हीं एफडीज को ढूंढ लो जो आपकी आवश्यकता है, वो मिल जाएंगे आपको। तो इसका मतलब एफडी प्रिजर्व है। लो जी। अगर मैं सारी लिखता तो लाइन लग जाती, मैं ए भी लिखता, बी भी लिखता, सी भी लिखता, डी भी लिखता, फिर ए बी बी सी सी डी ए डी, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनते। तो हम कह रहे हैं हम ऐसा बकवास करने की नीड ही नहीं है। एफडी प्रिजर्वेशन होने को टफ है, पर थोड़ा सा स्मार्ट बन के समझ लिया तो टफ नहीं है। और स्मार्टनेस क्लियर है क्या है? अरे फिर समझ लो, ये तो दो वाला है, दो का तो लफड़ा आपको पहले से ही पता है, दो के अलावा तीसरा एफडी कभी नहीं बनेगा। चाहे तो दोनों को लिख दो, ये मत कहना मैंने क्यों हटा दिया, तुम लिख लो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बट इससे कुछ हो नहीं रहा था तो मैंने हटा दिया। पड़ा भी रहेगा तो आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। यहां चार थी, यहां पंगा होने वाला है। तो आप जब ज्यादा एट्रीब्यूट को चेक कर रहे हो तो एक काम करो ना, जो गिवन एफडीज है उसके लेफ्ट में क्या क्या है उसी का क्लोजर निकाल लो ना, और वही एफडी बना दो, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा एफडीज को ढूंढने में। नहीं तो मैं लिखने को सारी एफडी लिख दूंगा, पर काम तो इन्हीं दोनों की वजह से हो गया मेरा। ठीक है, अभी नॉन ट्रैवल एफडी का मीनिंग क्लियर। अरे नॉन ट्रैवल एफडी का तो मीनिंग पहले से ही क्लियर था कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, तो कहाँ आ रहे। एक और लिखता हूँ, हाँ वही वही, एक वही बता रहा हूँ जिसमें प्रिजर्व ना रहे। ठीक है, चले। अब लॉसलेस और लॉसी तो चेक कर ही लोगे, तो सीधा आप एफडी चेक करवा के बता दो आप तो मुझे कि एफडी प्रिजर्व है या नहीं है, क्योंकि ये अब आसान हो चुका आपके लिए। चलो एक और देखो, सिर्फ आपको एफडी प्रिजर्व है या नहीं इतना बताना है मुझे। चलो, तो चेक करो एफडी प्रिजर्व है या नहीं है, पहले थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, देखते हैं कितना है।
नहीं वो तो आपको निकालना आ गया, लॉसलेस और लॉसी तो निकाल लेना है, साफ साफ दिख रहा है लॉसलेस है, उसकी टेंशन ना लो। लॉसलेस तो अब आंखों से होता है ना, दोनों में कॉमन आ गया डी, सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं, डी का क्लोजर लो तो डी का क्लोजर लेने से ए आ रहा है, इसका कैंडिडेट की बन गया, क्यों चेक करना है एट्रीब्यूट, तो हो गया। एक बार बस आपको पॉसिबिलिटी समझ में आनी चाहिए जैसे अब मैंने लिखा है, आप बस एफडी लिखना सीखो, एग्जाम में ये तो तय है कि ज्यादा बड़े बड़े एट्रीब्यूट्स तो नहीं आने वाले, एक में दो आ गए, एक में दो आ गए, एक में दो आ गए, एक में तीन आ गए, एक में दो आ गए, चार आ गए, इतना सही आता है। पहली में भी तीन चार लगा दिया, दूसरे में भी तीन चार लगा दिया, होने को तो तब भी हो जाता है, पर वो फिर थोड़ा सा लेंदी बन जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो दो दो वाला तो अब आपके लिए आसान हो गया, अब दो तीन और दो चार और देख लो, ठीक है। अब ये देख लो इधर, आप जितना एक्स्ट्रा लिख सकते हो, फिर देखो मैं आपको कह देता हूँ, एक्स्ट्रा जितना लिखना है लिख दो, वो गलत नहीं है, ठीक है, वो गलत नहीं है। अगर तुम सबको लिखने के लिए कहोगे तो मैं सब लिख दूंगा, लिख के दिखाऊं? चलो एक काम करते हैं, इस बार सब लिखते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस आपको बता देते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी बने। इधर का तो पता साफ है, आपको ही पता है कुछ और बनने वाला ही नहीं है, तो दो वाला तो एटलीस्ट आपको समझ आ गया। अब तीन वाला है, मैं एक बार चलो एफडी नहीं देखता, मैं नहीं देखता एफडी, मुझे खुद ही बनाना है, तो खुद ही बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक बार इधर बी आएगा, एक बार इधर सी आएगा, एक बार इधर डी आएगा, ठीक है, एक बार इधर बी सी आएगा, एक बार इधर सी डी आएगा, एक बार इधर बी डी आएगा, बस और कुछ बनेगा नहीं। समझ आया? अगर मेरे को सभी बनानी है तो चलो इस क्वेश्चन में मैं आपको सारी ही बना के दिखा देता हूँ, एटलीस्ट कभी आपको चेक भी करना पड़े तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको चेक नहीं करना था। अब इधर बी है तो इधर सी डी आ जाएगा, इधर सी है तो इधर बी डी आ जाएगा, इधर डी है तो इधर बी सी आ जाएगा, इधर बी सी है तो डी, सी डी है तो बी, और बी डी है तो सी, क्योंकि नॉन ट्रैवल लिखनी है। नॉन ट्रैवल लिखनी है तो हमें पता है जो लेफ्ट में है वो राइट में नहीं होना चाहिए, तो तुम लेफ्ट की तो कॉम्बिनेशन बना ही सकते हो, तो लेफ्ट में पहले सिंगल सिंगल लिख लिया, फिर डबल डबल लिख दिया, तीन से तो बनेगी नहीं नॉन ट्रैवल। अब तुम तीनों बीसीडी को सबको ही तो तुमने लेफ्ट में ले लिया, तो राइट में बचा कौन? तो सबको तो लेने से कभी नॉन ट्रैवल बनने वाला ही नहीं है, इसलिए एक और दो से आपका काम हो गया। तो दो जैसे आपने याद कर लिया, वैसे तीन भी याद कर लो कि तीन और तीन छह ही बनेंगी, सातवीं कभी नहीं बनने वाली। देख लिया? चलो अब आगे, अब चेक कैसे करें, ये तो सब बना दिया मैंने। अब एफडी को चेक कैसे करेंगे कि प्रिजर्व है या नहीं है, तो इधर आओ, ये देखो पहले सिंगल कौन है, डी, तो क्या डी से ए निकल पा रहा है? निकल पा रहा है, तो ये वाला एफडी तो मिल गया हमें, डी से ए तो मिल गया। अब एफडी प्रिजर्व कब नहीं होती, तो वैसे देखो मुझसे पूछोगे तो मैं आपको डायरेक्ट जुगाड़ बता सकता हूँ कब नहीं होगी, जब कोई भी एक एफडी ऐसी है जिसके लेफ्ट में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट है, कुछ इसके हैं और कुछ इसके हैं। गौर से देखो, ए बी, तो क्या ए बी किसी एक टेबल में है क्या? तो तुम ए बी प्लस निकालोगे कहां से? अरे ए बी प्लस जब किसी एक में है ही नहीं तो क्लोजर किसका निकालोगे आप? क्लोजर इन्हीं सब का तो निकालोगे, आपने बी का, सी का, डी का, बी सी का, सी डी का, बी डी का, इन्हीं का तो क्लोजर निकलेगा। ए बी का क्लोजर क्यों निकालोगे आप? निकल ही नहीं सकता ए बी का क्लोजर, क्योंकि ए इस टेबल के अंदर है और बी इस टेबल के अंदर है, तो क्लोजर कैसे निकलेगा? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है। कहीं और कुछ इनडायरेक्टली दिया होता तो कुछ बन जाता, यहां तो नहीं बनने वाला, तो ये वाला एफडी कभी नहीं बनेगा आपका, बनेगा ही नहीं। तो नहीं बनेगा मतलब हम एफडी को खो चुके हैं। जब हमने डीकम्पोज किया तो डीकम्पोज करने से डीकम्पोजिशन आपका लॉसलेस हो गया, पर जो ओरिजिनल एफडी थी उसमें से ये वाली एफडी गायब हो गई और सिर्फ एक ही बची, इसलिए अब क्या है, प्रिजर्व नहीं। चलो, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। आप समझो, देखो मैं फिर से आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, जो आपको एफडी चेक करनी है ये कहीं लेफ्ट में दिखे तो सही। क्लोजर कब लोगे, इधर देखो, मैंने इसको चेक किया, मैंने ए को चेक किया तो मुझे ए कहीं दिखा, मैंने सी को चेक किया मुझे सी कहीं दिखा, मैंने डी को चेक किया तो मुझे डी कहीं दिखा, कहीं दिखे तो सही। अब जिसका आप क्लोजर लेने वाले हो वो अगर किसी एक रिलेशन में ही नहीं है तो एफडी कैसे प्रिजर्व हो सकती है? तो एफडी टूट गई, मतलब कुल मिलाकर आप ये कहो जैसे जैसे आपने टेबल को तोड़ा आपकी एफडी भी टूट गई। तो टूटने का मतलब क्या हुआ,
टूटने का मतलब ये हुआ कि भाई साहब यहां पे जब आपने देखा, यहां जब देखा तो एक कहीं चला गया और बी कहीं चला गया। अब समझ आया? और ऐसा कोई रूल नहीं होता एफडी के अंदर कि लेफ्ट में डिकम्पोजिशन लगे, होता है? अरे डिकम्पोजिशन रूल आपको राइट के लिए लिखवाया था कि ए डिटरमाइन बी सी है तो ए डिटरमाइन बी और ए डिटरमाइन सी हो जाएगा। बट ए बी डिटरमाइन सी का कोई रूल लिखवाया क्या मैंने कि ए से सी और बी से सी हो जाएगा? इसका मतलब तो आपकी एफडी टूट गई, और एफडी टूट गई तो वो कभी ओरिजिनल बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए ए आपको इधर मिला और बी आपको इधर मिला, लेकिन ये दोनों कभी साथ में नहीं मिलने वाले, और हमें तो साथ में चाहिए था। अभी क्लियर? तो आसान चीज समझ में आई कैसे एफडी प्रिजर्व नहीं होगी, उसका आप ओरल चेक कर सकते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लॉसी या लॉसलेस का एफडी प्रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं। दीज आर टू सेपरेट टॉपिक्स। आपका डिकम्पोजिशन लॉसलेस हो या लॉसी हो, एफडी प्रिजर्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये सेपरेट टॉपिक है। आपने तोड़ा, तोड़ के देखा लॉसी या लॉसलेस है, और फिर एफडी को अलग से चेक किया, ये लॉसलेस है, एफडी प्रिजर्व नहीं है। लॉसलेस है, एफडी प्रिजर्व हो भी सकता है। तो लॉसी और लॉसलेस का एफडी से प्रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं, वो सारे केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है? अब थोड़ी सी मेहनत तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी, ऐसे क्या गंदी गंदी शक्लें बना रखी हो। मैंने ट्राई किया समझाने का और 3 एग्जांपल से आपको समझा दिया, अब आप मान नहीं रहे लेकिन आपको समझ आ गया है ना? ये सारे आए हुए ही हैं, और कहां से बनाऊं मैं? अब मैं देखो यहाँ क्या होता है, मैं अपने क्वेश्चन बनाऊंगा तो थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे मुझे, एफडीज को प्लान करके बनाना पड़ेगा। हर जगह क्वेश्चंस नहीं बनते, नहीं तो मैं भी लिख देता मेरे दह दह करके सारे के सारे, मेरे वाले भारी पड़ जाते हैं। मैथ्स पे भी जब मैं कभी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, मेरे बनाता हूँ तो 2-2 3 दिन पेज तक सॉल्व नहीं होते, वो बुक वाले करता हूँ तो 2 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं ना ही लिखूं, कि मेरे एक्सपेरिमेंट्स भारी होते हैं। नहीं आपके ये जितने भी क्वेश्चन है, देखो इधर देखो, इन 3 क्वेश्चनों में अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत? ये तो वन शॉट ही हो गया क्योंकि दो दो एट्रीब्यूट थे। इस दूसरे में कोई दिक्कत? अगर इस दूसरे को मैं पूरा करता, दिखाऊं करके पूरा, आगे आप समझ, मेरे को सारी एफडी लिखनी पड़ेगी, लेकिन मेरा काम इन 1 2 और 3 से ही हो गया तो मुझे नीड ही नहीं पड़ा। ठीक है, ये कहां से क्या आ गया? हो गया इसके। ठीक है, अभी ये भी, हाँ ये था। आप अपने लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि लेफ्ट टू राइट कभी भी आप डिटरमाइन कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कहता ऐसा होने पे ही होता, और भी कोई केस होगा, बट ये 100% प्रिजर्व नहीं होगा। और कब होगा? कि लेफ्ट में जब भी कोई एट्रीब्यूट आए हैं वो मिक्स आए हैं। लेफ्ट में जो भी एट्रीब्यूट आए वो मिक्स आए हैं, कुछ लेफ्ट टेबल से कुछ राइट टेबल थे, तो हम उसका क्लोजर कैसे निकालेंगे? आप फिर समझो, आपने सारी पॉसिबिलिटी लिख रखी है, इधर आपने सारी पॉसिबिलिटी लिख रखी है, तो मुझे बताओ तो सही एबी का क्लोजर देगा कौन? हम क्लोजर सिर्फ उन्हीं एफडीज का निकाल सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इनका क्लोजर निकालते हैं, इनका, दिख रहा है इनका, सिर्फ इनका। तो जिसका क्लोजर निकालना है वो भाई साहब तो अलग ही दुनिया से आ गया इस बार, ये तो हाइब्रिड इंसान है ना, एलियन है तो। हाँ, जल्दी करने का तरीका ये, लेफ्ट में जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन बने हैं वो मिक्स आ गए। हाँ, एक कुछ इधर के कुछ इधर के, मतलब यही तो कुछ, एक R1 का है, बी R2 का है, तो दोनों मिक्स आ गए, तो इसको काट सकते हो, कभी नहीं आएगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, देख के कर सकते हो आप। अब तो ये इसलिए रूल लिख दिया ना कि इसको देख लिया नहीं हो रहा तो ये सब करने की भी नीड नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसी को चेक कर। हाँ जो मिक्स नहीं है उसको चेक कर लो, जो मिक्स है उसको तो देखते ही कट मार देना। ठीक है ना, क्योंकि जो मिक्स नहीं है वो भी गड़बड़ कर सकता है, वो गड़बड़ कर सकता है, वो हम चेक कर लेंगे। और यहाँ जब मिक्स दिख गया तो चेक करने का ही नीड नहीं है, सीधा ही काट दो कि एफडी प्रिजर्व हो ही नहीं रहा। अब और क्या शॉर्टकट चाहिए? ठीक, तो गाड़ी तो हो ही रहा। और क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन मैंने बना दिए है ना। आप एक बार के लिए कोई भी क्वेश्चन उठाओ, आपसे हो जाएंगे, मत टेंशन लो। ये 2-3 क्वेश्चन गेट के आए हुए थे, एफडी प्रिजर्वेशन के कम क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको 3 तो मैंने भी करवा दिए। चले, चलो, तो ये आपका हो गया एक टॉपिक खत्म, पूरा एफडी। ठीक है, अब उसी के बाद जो अब हमें पढ़ना था, जो मेन टॉपिक है उसको लिखो।
तो अभी जो आपने मुझसे पूछा कि हम डिकम्पोज करते हैं क्या, तो हम ही करेंगे डिकम्पोज। अब वो डिकम्पोजिशन वाला काम यहाँ होने वाला है, यहाँ सिर्फ हम तोड़ने के काम करेंगे। ठीक है, तो पहले नॉर्मलाइजेशन है क्या? तो नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसकी मदद से हम हमारी टेबल में रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। बस ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। रिडंडेंसी को कम करना है तो नॉर्मलाइजेशन, रिडंडेंसी को ज्यादा करना है तो डीनॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो दोनों ही शब्द याद रख लो। तो नॉर्मलाइजेशन का काम है रिडंडेंसी को कम करना, और डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब रिडंडेंसी को बढ़ाना। अब आपको अगर बढ़ा क्यों रहे हैं, तो भैया उसकी भी आवश्यकता है, हर चीज की एक आवश्यकता है ना, अभी समझाते हैं। पहले नॉर्मलाइजेशन लिख लो। मैं दोनों ही लिख देता हूं, है ना। तो लिखो, लिखो डेटाबेस, या डेटाबेस लिखा ना, लिखो डेटाबेस का एक ऐसा प्रोसेस, डेटाबेस का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डेटाबेस का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रिडंडेंसी को कम करते हैं, जिसमें हम रिडंडेंसी को कम करते हैं। ठीक है, जिसमें हम रिडंडेंसी को कम करते हैं उसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डेटाबेस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम रिडंडेंसी को कम करते हैं उसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। दूसरा भी लिख लो साथ साथ में। ठीक है, लिखो डीबीएमएस का एक ऐसा प्रोसेस, डीबीएमएस का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रिडंडेंसी को बढ़ाते हैं। ठीक है, डेटाबेस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम रिडंडेंसी को बढ़ाते हैं, जिसमें हम रिडंडेंसी को बढ़ाते हैं उसे डीनॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो रिडंडेंसी को कम करना मतलब नॉर्मलाइजेशन, और रिडंडेंसी को बढ़ाना मतलब डीनॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और एक लाइन और लिख दीजिएगा कि यह नॉर्मलाइजेशन का उल्टा होता है। एक बार देखो, डीनॉर्मलाइजेशन में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो तो अब स्टार्ट करेंगे ना, अगला पॉइंट वही है। एक बार इतना समझ लें, पहले इन दो टर्म को समझा दूं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, रिडंडेंसी को कम करना। कम कैसे करना वो भी देखेंगे, बट अभी हम कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन मींस रिडंडेंसी रिड्यूस होगी। कितनी, वो अप टू द नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। अब आपको कितनी रिडंडेंसी कम करनी है, उसी के लिए तो फॉर्म्स बनी है। अब जितनी फॉर्म तक आगे जाते रहोगे उतना आपका रिडंडेंसी कम होता रहेगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन बढ़ाना चाह रहे हो तो क्या बना है, डीनॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइजेशन का उल्टा होता है। मतलब डीनॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन का उल्टा हो गया। एक लाइन में डीनॉर्मलाइजेशन करते क्यों, नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, वो तो मुझे पूरे 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास में वही पढ़ाना है मुझे। अब मैं एक लाइन में सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, डीनॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं। डीनॉर्मलाइजेशन इज फॉर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। कई बार हम ये कहते हैं कि भाई अरे तोड़ोगे तो जोड़ोगे नहीं क्या, तो जॉइन से आपका क्वेरी स्लो नहीं होगा। सोच के देखो, अब हम कह रहे हैं हम नहीं तोड़ रहे, आने दो रहे जो आ रहे। तो आप जब तोड़ोगे ही नहीं तो रिडंडेंसी तो बढ़ी है, लेकिन क्वेरी फास्ट होगी ना। आपका एक रिजल्ट एक या दो टेबल में ही हो गया,
तो जितनी ज्यादा टेबल तोड़ोगे उतना ज्वाइन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा ज्वाइन होगा आपका क्वेरी का ऑप्टिमाइजेशन या क्वेरी का परफॉर्मेंस उतना ही कम होगा। इसलिए डीनॉर्मलाइजेशन का मेन यूज होता है क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना। ये कई एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है, तो एक लाइन तो वैसे याद कर लो, बाकी हमें कुछ नहीं करना। तो ये टॉपिक यहीं दफन कर देंगे, फिर अपन फिर आगे बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के साथ। ये इसी में लिख लो। देखो डीनॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन क्वेरी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के काम आता है ना। तो रेयरली ऐसे जैसे है ना, नो एसक्यूएल तो यही करता है, डीनॉर्मलाइजेशन क्वेरी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के काम आता है। हाँ, पूरी टपल तो कभी नहीं होगी। यहां अब जो हम आए हैं, हम कह रहे हैं देखो, अब नॉर्मली हमने क्या बोला सुनना, पूरा एफडी खत्म हो चुका है, अभी आपने सिर्फ एफडी पढ़े, अभी हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक लाइन का ओवरव्यू मुझे देना है, ताकि मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ अनब का एक एक लाइन का डेफिनेशन तो बता सकूं एटलीस्ट, ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन सके तो वो आप आसानी से कर पाओ। बाकी डिटेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि वो ज्यादा डेंजरस होती है। तो एफडी में हमने अभी क्या सीखा कि जहां जहां एक्स रिपीट हो रहा हो वाई को रिपीट होना चाहिए। एक ही लाइन बार बार बोली है मैंने, जहां जहां एक्स रिपीट हो रहा है वहां वहां वाई रिपीट होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं एफडी। अब नॉर्मलाइजेशन ने ये चीज करते 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 अब हमने क्या बोला, रिपीट हो रहा है एक्स, लेकिन वो एक एफडी में हो रहा है। ऐसे तो खूब सारी एफडी है ना हमारे पास, तो पूरी टेबल में थोड़ी रो रिपीट हो रही है, पूरी टेबल में थोड़ी ही रो रिपीट हो रही है, कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही थी। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो कुछ वैल्यूज हैं वो ग्रुप में रिपीट हो रही है, तो उस ग्रुप को क्यों ना हम एक अलग ही टेबल में डाल दें। तो जो जो ग्रुप्स रिपीट होते हैं, पूरी टपल तो कभी रिपीट होने से भी गई, वो वाला रिडंडेंसी की हम बात नहीं कर रहे। अब हम उन रिडंडेंसी की बातें कर रहे हैं कि चार में से तीन रो का वैल्यू, जैसे आईडी है, आईडी में आपने 1 2 3 वो लिख दिया, बाकी नेम कोर्स में तीन वैल्यू लिया और सारे एक जैसे टिका दिया, तो वो थोड़ा सा दिक्कत आ गया ना, उसकी हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो लिखे जाओ। अब होता क्या है तो लिखो इसमें, देखो इन नॉर्मलाइजेशन वी डिकम्पोज द टेबल्स। बस आप इतना लिख लो एक बार के लिए। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, देखो नॉर्मलाइजेशन रिलेटेड दो बातें आपको समझ आनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस करने का प्रोसेस। ऐसा कैसे होता है, तो कुछ नहीं, टेबलों को तोड़ दो। जब भी नॉर्मलाइजेशन इफेक्टिव हुई है, जब भी नॉर्मलाइजेशन ने अपना काम किया है, टेबल टूटी है, पक्का टेबल टूटी है। टेबल नहीं टूटी है तो फिर नॉर्मलाइजेशन की नीड ही नहीं है। अगर हम नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हो तो एक के दो बनेंगे, दो के चार बनेंगे, चार के पता नहीं कितने बनेंगे। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं हर बार टेबलों को तोड़ तोड़ के दिखाऊंगा। नॉर्मलाइजेशन में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताने वाला हूँ। थ्योरी वाला तो मैं आधे घंटे में दो दो लाइन की डेफिनेशन निपटा के निकल लूंगा, लेकिन इतना सारा एफडी मैंने किस दिन के लिए पढ़ा है वो अब समझ आएगा। ठीक है, तो क्या है, लिखो नॉर्मलाइजेशन में हम रिलेशन को डीकंपोज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में हम रिलेशन को डीकंपोज करते हैं। ठीक है, अब जस्ट एक टाइप्स की बातें कर लेते हैं जनरल सी। तो जो भी आपके नॉर्मलाइजेशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में पूरी बना देता हूं, लिख लो। एफडी की अगर आप टाइप, मतलब नॉर्मलाइजेशन के आप टाइप निकालोगे तो नॉर्मलाइजेशन आपकी दो तरह की होती है। सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड नॉर्मलाइजेशन और मल्टी वैल्यूड नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन को अगर आप ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हो तो ब्रॉड कैटेगरी दो भागों में विभाजित होती है। एक एफडी सिंगल वैल्यूड के लिए है और एक आपका मल्टी वैल्यूड के लिए। अभी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी आपने पढ़ी नहीं है, वो पढ़ाएंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अभी आप सिंगल वैल्यूड देखो। अब सिंगल वैल्यूड को हम और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सिंगल वैल्यूड से अब आपके पास में खूब सारी फॉर्म्स निकल के आएंगी।
ठीक है, तो सबसे पहले देखो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एनएफ। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, फिर आपका सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, फिर आपका थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, और फिर आपका बीसीएनएफ, बॉयस कोड। ये कोड वही है जिन्होंने रिलेशनल डेटाबेस बनाया था, उनके साथ में बोइस ने इनकी मदद की थी इसको ढूंढने में, इसलिए इसको बोइस कोड बोलते हैं। और मल्टी वैल्यूड में बस दो ही हैं। क्या कई बार ये क्वेश्चन आता है नॉर्मल सा कि कौन सा वाला एफडी किस टाइप का होता है, मतलब कौन सा वाला नॉर्मलाइजेशन फॉर्म किस टाइप का होता है, तो आप बता सकते हो? फर्स्ट सेकंड थर्ड और बीसीएनएफ सिंगल वैल्यूड होती है। ठीक है, जो आपको आता है, अभी तक आपने जो एफडी पढ़ी है वो पढ़ी ही सिंगल वैल्यूड है, मल्टी वैल्यूड एफडी तो भी आपने पढ़ी नहीं है ना। और यहाँ पे अब आपके पास आएगा फोर्थ एनएफ, और एक आपके पास आएगा फिफ्थ एनएफ। एनएफ मतलब नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। एक मिनट रुकना, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है ना। एनएफ का अगर आपको डाउट है तो एनएफ का फुल फॉर्म, हाँ क्या करो? वो अभी आपको ये नहीं पता आपको भी क्या है, अभी आपने पढ़ा ही नहीं। ये वो वाला मल्टी वैल्यूड नहीं है जो हम एट्रीब्यूट्स में पढ़ के आए थे, ना ना ना, वो तो होगा ही नहीं। वो तो फर्स्ट एनएफ में ही हट जाएगा। ये अलग है, इसकी थ्योरी मुझे पढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये आप लोग पढ़ते नहीं हो। बट फिर भी मैं आपको 10 मिनट का 5-10 मिनट का इतना ओवरव्यू दे दूंगा, आपका थ्योरी क्वेश्चन तो हो जाएगा, डोंट वरी। तो एक बार ये पूरा चार्ट बना लो। तो टोटल कितनी फॉर्म बन गई? 6। और एग्जैक्टली सच बताऊं ना तो नॉर्मलाइजेशन में डीकंपोजिशन का जो काम होता है ना, सुनना एक अच्छी बात आपको और बताते हैं। डीकंपोजिशन सिर्फ फोर्थ एनएफ तक होती है, फिफ्थ एनएफ डीकंपोज नहीं करती। तोड़ने का काम आपको करना है, तो सब तोड़ेंगे ही थोड़ी, कोई ना कोई ऐसा भी तो होएगा जो ये बोलेगा भाई ज्वाइन भी करना है। और ज्वाइन करेंगे तो कैसा होना चाहिए? लॉसलेस होना चाहिए। तो इसलिए बस जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये जो 4 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है ये तोड़ने का काम करेंगे। बोले भाई तोड़ दो जितना तोड़ सकते हो। लास्ट वाला क्या था, खूब तोड़ दिया, वो तोड़ना नहीं है, अभी जोड़ना है। इसीलिए ये ज्वाइन पे काम करता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, पीजीएनएफ। इसका एक और नाम होता है, अगर आप लिखना चाहो तो, या मैं बाद में लिखवा दूंगा, लिख लो तो। ये जस्ट नॉलेज के लिए, थोड़ा सा डिटेल पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से हम तोड़ना स्टार्ट करेंगे, सेकंड में भी टूटेगी, थर्ड में भी टूटेगी, बीसीएनएफ में भी टूटेगी, और फोर्थ में भी टूटेगी। फोर्थ एनएफ तक डिकम्पोजिशन हो चुका है। फिफ्थ एनएफ कभी भी डिकम्पोजिशन को नहीं बोलेगी, वो कहेगी मेरे को तोड़ना नहीं, हो गया तोड़ने फोड़ने का काम। अभी मेरा काम ओरिजिनल चीजों को चेक करना है। अभी तुमने जो जोड़ा है तोड़ा है, मैं उसको जोड़ूंगा और जोड़ के देखूंगा कि मेरा डेटा लॉस तो नहीं हुआ, वो जरूरी है। हाँ हाँ, अभी ऐसे ही समझो आप, जब तोड़ दिया अब ज्वाइन करेंगे तो बस वो जोड़ना ही है आपको, बस वही वही वाली चीज। अब करें स्टार्ट। देखो नॉर्मलाइजेशन 5 मिनट के, पीजेएनएफ प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म। देखो पहले मैं 3 मिनट में नॉर्मलाइजेशन खत्म कर देता हूँ, फिर उस 3 मिनट को समझाने में 3 घंटे लगाऊंगा, है ना। तो देख लो, नहीं रीजन क्या होता है, अब आप कितना डिटेल्ड पढ़ना चाह रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब मैं अगर आपको इसे मेरे साथ 3 मिनट में नॉर्मलाइजेशन पढ़ोगे तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले फर्स्ट एनएफ क्या है, एक लाइन का डेफिनेशन है, एवरी वैल्यू शुड बी एटॉमिक। एवरी वैल्यू शुड बी एटॉमिक, हर एक वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए, मतलब मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है। मतलब मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म खत्म। ठीक है, और एग्जैक्टली जब भी हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, हम ये मानते हुए करते हैं कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एनएफ तो होगा ही।
हम फर्स्ट एनएफ चेक नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट एनएफ को चेक करने के लिए डेटा चाहिए। फर्स्ट एनएफ को चेक करने के लिए डेटा चाहिए, जब डेटा आएगा तभी तो चेक करेंगे वो मल्टी वैल्यूड है कंपोजिट है। अब हमने बोला डेटा कौन लेके काम कर रहा है, सारी कहानी तो एफडीपीटी की पड़ी है, अभी तक हमने डेटा तो एंटर करना स्टार्ट ही नहीं किया। इसलिए बाय डिफॉल्ट हर एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्म फर्स्ट एनएफ में तो होगा, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। फिर हम आएंगे सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में। तो सेकंड नॉर्मलाइजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एनएफ क्या बोलता है, एवरी वैल्यू शुड बी एटॉमिक, हर एक वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए। सेकंड एनएफ क्या बोलता है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड एनएफ क्या बोलता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। बीसीएनएफ क्या बोलता है, हर एक लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की होना चाहिए। फोर्थ एनएफ क्या बोलता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज नहीं आनी चाहिए। और फिफ्थ एनएफ क्या बोलता है, ज्वाइन करो तो लॉसलेस ज्वाइन होना चाहिए। बस खत्म नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो कर दे क्लास खत्म। नहीं। लेकिन अब ये जो मैंने बोला है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ये होती क्या है और इनको चेक कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे भी 2.5-3 घंटे का क्लास देना पड़ेगा। तो मैं मल्टीपल एग्जांपल से हर एक चीज पढ़ाऊंगा, हर चीज आपको आपके सामने बनती हुई दिखेगी। ये तो शॉर्ट डेफिनेशन थी, मतलब विश्वास मत करना इन पे, ये 5 लाइन से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, है ना। चलो अब पढ़ते हैं पूरा वन बाई वन। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म तो सिंपल सा है, पहले इसको निपटा देते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत होती है सेकंड एनएफ और थर्ड एनएफ पे, बीसीएनएफ पे तो मेहनत ही नहीं होती, क्योंकि 99% थर्ड एनएफ बीसीएनएफ होती है, तो वो तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें। तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत सेकंड एनएफ और थर्ड एनएफ पे करनी है। आपको क्या, मुझे करनी है, हाँ आपको तो समझना है, ठीक है। ठीक है चलो। चलो फर्स्ट एनएफ का मतलब लिख लो, अब लिख लो, मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो लिखो, देखो कोई भी रिलेशन फर्स्ट एनएफ में कहलाएगा, देखो कोई भी रिलेशन फर्स्ट एनएफ में कहलाएगा अगर अगर हर एक वैल्यू अगर हर एक वैल्यू एटॉमिक हो। कोई भी रिलेशन फर्स्ट एनएफ में कहलाएगा अगर हर एक वैल्यू एटॉमिक हो, एटॉमिक हो। आगे लिखो, मींस मींस मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मींस मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। कोई भी दिया गया रिलेशन फर्स्ट एनएफ कहलाएगा अगर हर एक वैल्यू एटॉमिक हो। अगर हर एक वैल्यू एटॉमिक हो मींस यानी मतलब मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये अब आपको ध्यान भी होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट एवरी रिलेशन इज इन फर्स्ट एनएफ, ये याद रखना। लिखो, लिखो बाय डिफॉल्ट को हिंदी में क्या बोलते हो, स्वतः ही, ऐसे बोल दूं। अरे लिख लो बाय डिफॉल्ट, क्या इतनी हिंदी करोगे। लिखो बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ भी नहीं कहा गया तो फर्स्ट एनएफ तो है। लिख लो, लिखो बाय डिफॉल्ट हर एक रिलेशन फर्स्ट एनएफ में होता है।
बाय डिफॉल्ट हर एक रिलेशन फर्स्ट सनफ में होता है। तो इसका मतलब हमें कौन सा रिलेशन चेक करना है? अब मैं आपको कहूं कि हमें नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को चेक करना है, तो कम से कम कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म चेक करोगे? सेकंड है ना। फर्स्ट सनफ को चेक करता है क्या? क्योंकि तो बाय डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एवरी रिलेशन इज फर्स्ट सनफ, दैट मींस वी कैन नॉट चेक फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ठीक है, आगे लिखो, मतलब हम फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को कभी चेक नहीं करते। ठीक है, मींस हम फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को कभी चेक नहीं करते। ठीक है, बस इतना ही है फर्स्ट सनफ। फिर भी थोड़ा समझाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए, आपको फर्स्ट सनफ कहीं लगता हो तो कहां लगता है? तो फर्स्ट सनफ वहां लगता है जहां डेटा होगा। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, चलो। कि एग्जांपल तो सबकी देने हैं, तो खैर इसके भी देंगे। मान लीजिए आपके पास में एक ये टेबल है, ये आईडी है, ये नेम है, ये मान लीजिए मोबाइल नंबर। ठीक है, अब यहां से अब आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं यहाँ वैल्यू नहीं डालूंगा तो कभी पता ही नहीं चलेगा मल्टी वैल्यूड। तो मल्टी वैल्यूड या कंपोजिट का पता तो आपको किससे चलता है? वैल्यू से पता चलता है। अब यहाँ जैसे ही आपने इस वैल्यू को देखा, अब आपको क्या समझ में आया कि ये तो मल्टी वैल्यूड आ गया, और हम कह रहे हैं ये मल्टी वैल्यूड नहीं आना चाहिए, तो अब इसको आप हटाओगे। तो हटाने के लिए अब आप फर्स्ट सनफ बनाओगे, हटाने के लिए फर्स्ट सनफ बनाओगे। अब फर्स्ट सनफ बनाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट सनफ बनाने के दो तरीके हैं, या तो डिकम्पोज मत करो या डिकम्पोज कर दो। अगर आप डिकम्पोज नहीं करते हो तो क्या करना है? रो बढ़ा दो। रो बढ़ा दो, पता है ना, ये एक नहीं दो रो है, ये एक है, ये एक है, ये एक दो है। तो अब अगर आप डिकम्पोज नहीं करना चाह रहे तो दिस इज वन ऑफ द वे, कि एक तरीका तो ऐसा है कि आप मत करो डिकम्पोज, और क्या करो, रो बढ़ा दो। क्या सारे तरीके देख लो, फिर ये मत करना बताया नहीं। ठीक है, तो ये एक दो बार आएगा, दो आएगा, फिर तीन आएगा, और फिर चार दो बार आएगा। अगर एक दो बार आया तो ए दो बार आएगा, फिर बी सी, फिर डी दो बार आएगा। और ये वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 1 5 2 और 7 8 0। ऐसा करोगे तभी तो रिडंडेंसी दिखेगी तुम्हें। ऐसे कैसे दिखेगी रिडंडेंसी? अब दिखी रिडंडेंसी। हाँ, तो यही तो कम करनी है, यही हमें कम करनी है। तो ये है एक तरीका। दिस इज सॉल्यूशन नंबर वन। दिस इज सॉल्यूशन नंबर वन, कि आप क्या करो, आप डिकम्पोज मत करो, और आप क्या कर दो, रो बढ़ा दो। और यही अगर कंपोजिट हो तो कॉलम बढ़ा दो। ये तो पहले ही आपको सिखाया जा चुका है। ये एक तरीका हो गया। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। चलो, अब इसी का दूसरा तरीका। अब आप कह रहे हो कि नहीं, और क्या हो सकता, तो हम कहेंगे ठीक है डिकम्पोज कर दो, कोई पंगा नहीं है। तो अब हम इसी टेबल को डिकम्पोज कर देंगे। और डिकम्पोज कैसे कर देंगे? याद है जो आपको ईआर डायग्राम में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि जब भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आता है, याद है, तो एक रिलेशन बढ़ जाता है। यही तो था। हाँ, तो ये लो असली वाला। ये तो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ अपन आईडी और नेम के साथ अलग चले जाएंगे, और यहाँ आईडी और मोबाइल नंबर के साथ अलग चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 और ए बी सी डी, देखो इस वाली टेबल में रिडंडेंसी कम हुई ना, कहीं कम होगी तो कहीं दिखेगी, तो एटलीस्ट एक तो फ्री है। और यहाँ लिखोगे तो अभी एक दो बार, फिर दो तीन, और फिर चार दो बार। तो क्या था, 1 2 3 1 2 3, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 1 5 2
और 780। तो ये अब आपका रिलेशन दो पार्ट में विभाजित हो गया। कुछ भी करो सब सही है, मतलब ये मत करो कौन सा सही है कौन सा सही गलत है। अरे सही है तभी तो दो तरीके बताएं, गलत होते तो फिर मैं एक ही बताता ना। तो बहुत हार अलाउड। ठीक है, तो वन नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। क्या कह रहे हो? अरे वैल्यू एटॉमिक कैसे नहीं है? कौन सी वैल्यू को देखना है? हाँ इसमें, इसमें लो। अच्छा ये रो बनानी थी क्या, पहले बता देते। अब बताओ ऐसे कौन सी रो है जिसमें दो वैल्यू आ रही है, बताना जरा मुझे। कोई भी एक सेल बता दो जहां दो वैल्यू आ रही होंगी। दो यहां आ रही थी, दो यहां थी, यहां नहीं है, यहां टूट चुका होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, देख लो। आ गई ना, बट इसमें तो नहीं है। वो तो ऑब्वियस ही बात है, रिडंडेंसी कम होती है। कम होने का मतलब ये थोड़ी हट जाएगी। तो एटलीस्ट एक टेबल तो सही है। हाँ तो अच्छी बात है। अब वो दूसरे में नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि जब हम डिकम्पोजिशन करने बैठते हैं तो टेबल में तीन ही एट्रीब्यूट होते हैं? आप जब ओरिजिनल टेबल को डिकम्पोज करने बैठोगे तो उस टेबल में 7 8 9 10 तक एट्रीब्यूट होते हैं। तब हम उनको तोड़ते 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 लेके आते हैं। ये तो है ही तीन एट्रीब्यूट। तो तोड़ोगे तो कितना बनेगा, या तो तीन के तीन ही रहेंगे या दो दो हो जाएंगे बस। और ये जितने भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है वो तो सिंपल सा है। जिस फॉर्म से आपने स्टार्ट किया वहां रिडंडेंसी सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे रिडंडेंसी कम होता जाएगा। और कब तक होगा? देखो एग्जैक्टली रिडंडेंसी को हटाने का काम बीसीएनएफ तक हो चुका होता है। ये कमाल की बात अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। अगर आपको रिडंडेंसी कम करना है तो रिडंडेंसी कम करने का काम तो बीसीएनएफ तक हो चुका होता है। उसके बाद में कोई रिडंडेंसी कम नहीं होगी। बाकी फोर्थ और फिफ्थ का अलग काम है। ठीक है, तो जिस नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से आप चल रहे हो यानी फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, वहां रिडंडेंसी ज्यादा है। फर्स्ट एनएफ में कम होती नहीं है, फर्स्ट एनएफ में तो रिडंडेंसी होती है। फिर उसके बाद अब ज्यादा कम की बात नहीं होती है। ठीक है, अब वो वैसे बाकियों से कंपेयर करोगे तो ज्यादा होती है। तो रिडंडेंसी तो हर जगह ही है। हम कम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा किसमें? फर्स्ट एनएफ में। फिर सेकंड एनएफ में थोड़ी और कम, थर्ड एनएफ में कोई और कम, और बीसीएनएफ में सबसे कम। बीसीएनएफ में सबसे कम, उससे ज्यादा कम नहीं होता। तो कोई अगर आपसे फॉर्म फॉर्म खेल रहा है ना तो ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा रिडंडेंसी कहां होती है और सबसे कम। तो फालतू का दिमाग मत लगाना, वो सिर्फ पांचवा तक होता है तो पांचवे में होता होगा कम। फोर्थ फिफ्थ का काम ही नहीं है रिडंडेंसी का। ये सारी फॉर्म पांचवा तक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आए किस फॉर्म में क्या होता है। नहीं तो तुम तो देखते हो पांचवी तक है, तो तुम्हें तो बाई डिफॉल्ट ऐसे ही लगता होगा कि सबसे हाईएस्ट पे सबसे कम होती होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये एक लाइन यहाँ पे लिख लो, बिल्कुल सही है। टेबल तो बना लेना, एक लाइन ऐड कर दूं। ये एक लाइन कहीं कोई जगह खाली हो इधर उधर तो लिख लेना ना, कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में बाकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से ज्यादा रिडंडेंसी होती है। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में, या फर्स्ट एनएफ लिख लो ना आप शॉर्ट में बस। हाँ तो फर्स्ट एनएफ में बाकी एनएफ से ज्यादा रिडंडेंसी होती है। क्या? ये डायग्राम बना लो, नहीं बना, बना लिया, बनाओ।
दूसरे के आगे लिख लेना सोल्यूशन 2। मैंने एक तो लिख दिया, दूसरा लिखा नहीं। मैं नहीं लिखूंगा, तुम भी नहीं लिखोगे, पता है मुझे। लिख लो। हाँ, अलाउड ही नहीं। तो टेबल सही है, इसकी गारंटी फर्स्ट सनफ देती है। रिडंडेंसी नहीं, रिडंडेंसी तो आगे धीरे धीरे कम होगा। लिख लिया। देखिए, अब देखिए सेकंड एनएफ। तो सेकंड एनएफ की देखो, अब कोई भी डेफिनेशन बनाओगे तो उस डेफिनेशन में दो कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है। एक तो अगर कोई भी फॉर्म सेकंड एनएफ में है तो फर्स्ट एनएफ में तो होगी, और कोई भी फॉर्म थर्ड एनएफ में है तो सेकंड एनएफ में होगी, और कोई भी फॉर्म बीसीएनएफ में है हाँ तो थर्ड एनएफ में भी होगी। तो एक पॉइंट तो आपको अभी याद कर लो कि कोई भी हायर फॉर्म अगर आप बना रहे हो तो लोअर तो हुई होगी ना। देखो यही हमारा तरीका होता है। अभी मैं आपको पूरे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करवाऊंगा। जैसे अब आपको कोई भी एक टेबल दे रखा है, ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बताओ वो कौन सी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में, तो हम सीधा थोड़ी बताएंगे बीसीएनएफ में। हम फर्स्ट एनएफ में मानते हैं और फिर धीरे धीरे बाकियों को फाइंड आउट करते हैं कि सेकंड है, थर्ड है, और बनानी है तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो एक जनरल डेफिनेशन क्या होगा, देखो, ए रिलेशन इज इन सेकंड एनएफ इफ फर्स्ट it is in first enough and the second is there is no partial dependency। बस ये लिख लो। डेफिनेशन तो इतनी सी है, अब इसको समझाने में टाइम लगेगा, एटलीस्ट 20-25 मिनट में लूंगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म एनएफ को समझे वगैरह आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा टाइम यही लगने वाला है। एक बार सेकंड एनएफ समझ लो फिर चीजें आसान हो जाएगी। तो लिखो, लिखो कोई भी रिलेशन सेकंड एनएफ में होगा, कोई भी रिलेशन सेकंड एनएफ में होगा अगर वह, अगर वह, पहला पॉइंट लिख दीजिए, फर्स्ट एनएफ में हो। अगर वह, फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा, फर्स्ट एनएफ में हो, और दूसरा लिख दीजिएगा पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब मुद्दे की बात है, होता क्या है पार्शियल डिपेंडेंसी, तो उसको मैं आपको बिल्कुल आसान, सिंपल, इजी भाषा में समझाऊंगा कि आपको आज की क्लास में तो समझ में आ जाए, फिर तुम जानो तुम्हारा काम, फिर तो प्रैक्टिस है। फिर जितना प्रैक्टिस करोगे उतने लंबे टाइम तक याद रख पाओगे, नहीं तो क्लास के बाद 2-4 दिन के बाद सब गोलमोल हो जाएगा, फिर तुम्हारी जिंदगी पार्शियल हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो चलो अब अलग से आपको पहले पार्शियल डिपेंडेंसी समझाते हैं। ठीक है, सेकंड एनएफ में काफी कुछ सीखने को है, तो सीखो। थ्योरी के हिसाब से तो 2 लाइन की है ना, समझने में टाइम लगेगा। चलो, तो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। हमने क्या बोला, कोई भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म सेकंड एनएफ में कब होगी, जब वो फर्स्ट एनएफ में हो और पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। तो पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो उसके लिए पता तो होता क्या है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी का सिंपल सा मतलब है, देखो इधर देखो, सिंपल सा, जब भी हम एफडी बनाते हैं, ये मेरा जनरल एफडी है, चलो आपको मैं आपके तरीके से समझाता हूँ, देखते ही समझ आ जाएगा। देखते ही एटलीस्ट ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी है। हटानी कैसे वो सिखाऊंगा फिर मैं, एटलीस्ट देखना तो सीख लो पहले। तो अगर आपको कभी भी पार्शियल डिपेंडेंसी ढूंढनी है
तो आपको वाई से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे बोलू समझना, आपको वाई को देखना ही नहीं है, आप सिर्फ एक्स को देखो। क्या देखो? सिर्फ एक्स को। तो हम सबसे पहले एक्स के पास जाएंगे, ठीक है। अगर उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तो ये जो भी एक्स है ना, एक्स, ये क्या होगा? पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की होगा। कैंडिडेट की तो निकालना ही पड़ेगा, बिना कैंडिडेट की आगे कुछ नहीं होने वाला। अब जितनी भी नॉर्मलाइजेशन हम चेक करेंगे, पहले हम कैंडिडेट की निकालेंगे, पहले हम कैंडिडेट की निकालेंगे। और कैंडिडेट की अब आपके पास आ गया, तो जैसे ही कैंडिडेट की आ गया, तो जो जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट्स। बताया था, याद है? भूल गए? जो जो एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की में अवेलेबल हैं उनको हम कहेंगे प्राइम एट्रीब्यूट्स, और जो नहीं है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, या की या नॉन के एट्रीब्यूट्स, जो आप बोलना चाहो, ठीक है। तो आपको इस एक्स के पास आना है, इस एक्स के पास जाना, और सिंपल सा डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि इफ डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं और इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आगे होगा, इतना तो समझ में है ना। चलो, पर पढ़ते हो क्या तुम जाके, ऐसे जबरदस्ती हाँ मिला रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो। इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, then it is called, then it is called, चलो ऐसे लिख लो, पार्शियल डिपेंडेंसी। तो देखो, पार्शियल डिपेंडेंसी का सिंपल सा मतलब क्या बताया आपको, फिर समझो। आपके पास में ये एक एफडी है, क्योंकि इसके बगैर तो काम होने वाला ही नहीं है। इस एफडी में आपने एक्स को देखा, एक्स को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसके ब्रैकेट में एक्स लिख देना, ठीक है। तो जो भी डिटर्मिनेंट है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है, वो क्या है? पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है। क्या है? पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है, तो ही पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। उसके अलावा कुछ भी हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके अलावा क्या क्या केसेस है वही तो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक केस में याद रखना है, क्या नहीं होना चाहिए? पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की नहीं होना चाहिए। चलो एग्जांपल से समझाता हूं, पहले चलो थ्योरी लिख लो, थ्योरी लिख लो, ठीक है। तो लिखो, इन एक्स डिटरमाइन वाई, मतलब हिंदी में बोल रहा हूं, हाँ, एक्स डिटरमाइन वाई में, अब तुम्हारे चक्कर चक्कर में मैं बाकी जो बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, वो मुझे अपने आप हिंदी निकल आती है। अब मैं कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ ठीक है। चलो लिखो, नहीं कोई कुछ नहीं होता, इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी नहीं चाहिए होती। देखो, एक्स डिटरमाइंड वाई में, एक्स डिटरमाइन वाई, ये ऐसे लिखना, एक्स डिटरमाइन वाई में पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, में पार्शियल डिपेंडेंसी होगी अगर, अगर अगर डिटर्मिनेंट, ब्रैकेट में एक्स लिख देना ना, अगर डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की हो, अगर डिटर्मिनेंट पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की हो, या अगर डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की का भाग हो। अजीब सा लगता है इतना हिंदी तो, है ना, तो पार्ट ऑफ द कैंडिडेट लिख लो, अगर डिटर्मिनेंट पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की हो, ठीक है। बस ये शब्द आपको ध्यान रखना है, पार्ट। अब ये पार्ट का मतलब क्या, वो समझाता हूं। सबसे ज्यादा मेहनत, अगेन मैं आपको बोलता हूँ, सिर्फ सेकंड एनएफ में 15-20 मिनट लूंगा। जैसे ही समझ में आ गया, फिर थर्ड एनएफ और बीस एनएफ तो अपने आप ही आसान हो जाना है। अब इधर देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक रिलेशन है, ठीक है। अभी एक बार मैं ऐसा मान रहा हूं, मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैं कैंडिडेट की आपको दे देता हूं, और बाद में तो हम पूरा सॉल्व करके हम ही निकालेंगे ना कैंडिडेट की। तो ये एक रिलेशन है, इसमें कुछ एफडीज आपको दे रखी है, ठीक है। कुछ एफडीज दे रखी है, लाइक दिस, लाइक ए डिटरमाइन बी, सी, डी डिटरमाइन ई, बी डिटरमाइन सी, कुछ ऐसे आपको एफडी दे रखी है, ठीक है। और आपने इसके लिए सी के निकाल लिया होगा, कैंडिडेट की निकाल लिया होगा। और मान लो इसके लिए जो आपके पास कैंडिडेट की आया है, वो कैंडिडेट की आपके पास में, चलो मैं अलग अलग केस बना देता हूँ। तो पहला केस मैं आपको बना देता हूँ कि ये मैंने दे दिया। अब इसका पहला केस देखो, मैं आपको बोल देता हूँ कि मेरा कैंडिडेट की जो है वो सी डी है। चलो, अभी समझ आ जाएगा, बस यही सेकंड एनएफ है। फिर हटाना कैसे वो चीज बाद में देखेंगे।
तो ये रिलेशन है, ये एफडी है, कुछ रैंडम एफडीज लिखी है मैंने, ठीक है। अब मैं बोलता हूं मेरे कैंडिडेट की सीडी है, तो अगर मेरा कैंडिडेट की सीडी है तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या है, सीडी। तो पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की में क्या आएगा, या तो सी आएगा या डी आएगा। अरे कैंडिडेट की या तो पूरा है, पूरा आए मतलब सीडी आए, और सीडी नहीं आया होगा तो या तो सी आया होगा या डी आया होगा। तो अकेला सी और अकेला डी आना कॉल्ड पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, ठीक है। तो अगर ये मेरा कैंडिडेट की सीडी है तो लेफ्ट साइड, मैंने फिर क्या बोला, राइट में नजर भी नहीं करनी अगर तुम्हें सेकंड एनएफ ढूंढनी है। राइट में जाएंगे थर्ड और बीसीएनएफ के लिए, अभी नहीं, अभी सिर्फ लेफ्ट पे फोकस करो। तो क्या लेफ्ट के अंदर आपको कहीं पे भी पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की दिखा? अरे सीडी खुद कैंडिडेट की है, सीडी खुद कैंडिडेट की है। पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की तो तब होता है जब सी होता है। मैं बदलूंगा ना कैंडिडेट की, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी एक तो पहले तो समझ लो, ठीक है। तो कहीं पे भी पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है, इसका मतलब ये सेकंड एनएफ में है, तो ये 100% सेकंड एनएफ में, खत्म। अब थर्ड एनएफ की चीजें बाद में देखेंगे, पहले सेकंड एनएफ तो सीख लो तुम। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो ये गिवन रिलेशन हमारा सेकंड एनएफ में हो गया, हो गया, बस इतनी तो थोड़ी है कि कोई भी गिवन रिलेशन सेकंड एनएफ में कहलाएगा अगर उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, तो वही तो ढूंढ रहे हैं। चलो दूसरा। अब अगर दूसरे में अगर मैंने ये बोल दिया कि मेरा कैंडिडेट की जो है वो एसी है, अब ठीक, अगर मेरा कैंडिडेट की एसी है तो कहीं पे भी लेफ्ट साइड में अकेला ए या अकेला सी आ रहा है क्या? आ रहा है, कहां आ रहा है? ए के पास। इसका मतलब क्या समझ में है, अब सुनना, देखो इसके पास, अब जब एफडीज दी होती है ना, तो जितनी एफडीज होती है मोटा मोटा लगभग लगभग उतनी टेबल डिकम्पोज होती है। हर एक एफडी के एक टेबल बनने वाली, यही तो है डिकम्पोजिशन की कहानी। तो आप जब इसको चेक कर रहे हो तो आपने बोला ये पूरा का पूरा एफडी सेकंड एनएफ में है, इट मींस ये तीनों सेकंड एनएफ में, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब आपने एसी को देखा तो पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की कहां नजर आई, पहली वाली के पास। तो ये पहली वाली किसमें, सेकंड एनएफ में नहीं है, इसका मतलब वो फर्स्ट एनएफ में। अरे हर एक फॉर्म फर्स्ट एनएफ में तो होती ही है। तो हम एक एक एफडी को बारी बारी से चेक करेंगे। हम यहाँ से क्या चेक कर रहे हैं, सुनना, हम यहाँ से ये चेक कर रहे हैं कि भैया ये हमारा कैंडिडेट की है, तो ये मेरी 3 एफडी है, सुनते जाना, ये मेरी 3 एफडी है। और इस 3 एफडी में से आपको सिर्फ इतना बताना कौन सी वाली एफडी सेकंड एनएफ में है और कौन सी वाली एफडी सेकंड एनएफ में नहीं है। तो आप पहली वाली को देख के बताओ क्या वो सेकंड एनएफ में है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है। अगर आपका कैंडिडेट की एसी है तो अकेला ए या अकेला सी कभी भी लेफ्ट में दिखे तो थप्पड़ मार देना, उसको सेकंड एनएफ में नहीं है। इसका मतलब ये किस में है, ये फर्स्ट एनएफ में। उसके अलावा कहीं दिखा नहीं ना, तो मजे हैं तुम्हारे, ये भी सेकंड एनएफ में और ये भी सेकंड एनएफ में। यही तो कहानी है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म आप सच में सीखना चाह रहे हो क्या, तो एक ही तरीका, हर एक एफडी के आगे फॉर्म लिखना सीखो। पूरी नहीं, पूरी तो बाद की बात है, अगर आपने हर एक के आगे लिख लिया तभी तो तोड़ पाओगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसे सेकंड एनएफ में बनाओ, तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि 2 में ठीक है, 1 में कबाड़ा हो रहा है, मतलब वो एक जो कबाड़ा कर रही है ना वो टूट के अलग जाएगी, तभी तो डीकम्पोजिशन होने वाला है। तो डीकम्पोजिशन होने का मतलब कौन पंगा कर रहा है, सारी एफडी पंगा कर रही है तो सबको अलग अलग भेजेंगे, ठीक है। अब यही सोचो कि अब मैं यहां बोलता कि मेरी जो कैंडिडेट की है वो कैंडिडेट की मेरे पास में ए बी सी है, ठीक है। एक बार के लिए ए बी, चलो ए सी डी कर दो एक बार के लिए, वो तो फिर बाद में केसेस बनाएंगे। चलो ए सी डी कर दो, मान लो ये मेरी कैंडिडेट की है। तो जैसी ए सी डी आपकी कैंडिडेट की, अब आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सा वाला पंगा कर रहा है, अगेंस्ट ये फर्स्ट वाला। ये तो पूरा कैंडिडेट की ये पार्ट थोड़ी है, और ये तो लेना देना ही नहीं है इसको तो कैंडिडेट की से, इसका मतलब फिर ये पंगा कर रहा है। बस इतनी सी कहानी है सेकंड एनएफ की, है ना। तो ये 2 एग्जांपल आप लिख लो, फिर इसी को अभी मैं प्रैक्टिकल करके पूरे एग्जांपल से बताऊंगा। क्या कह रहे हो? नहीं, एसीडी अगर आप लेते हो तो एसीडी में भी सी तो आ गया ना, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की तो आएगी, वो भी चला जाएगा। वो तो एक बार मैं थोड़ी इजी एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, अभी इन पे दिमाग लगाओ। एग्जांपल बड़े तो मैं इतने कर दूंगा कि बैटरी तोड़ते रहना, 8-10 एट्रीब्यूट ले लूंगा, बस तोड़ने का ही काम है फिर उनमें। मतलब हम देखो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नॉर्मलाइजेशन को आपके लिए आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आसान कब होता है, पहली स्टेप
आपकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को पहचानने का है। तो क्या आप पहचान पा रहे हो सेकंड एनएफ में है या नहीं है? तो कैसे पहचानोगे? पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की जहां जहां लेफ्ट में दिख रहा है वो सेकंड एनएफ में नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब है। हाँ हाँ, टेबल पे ही बनाएंगे हम लोग। नहीं, एफडी को बोलने का मतलब ये है कि जो एफडी जिस नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में है वहां तक उसे डिकम्पोज करने का नीड नहीं है, आगे जाके डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो आपको डिकम्पोज करना है, इसलिए हर एक एफडी के आगे लिखो। वो अभी मैंने एग्जांपल करवाया नहीं, करवाऊंगा, एक बार आधा समझो। हाँ बस ये कारण है। हाँ, क्या बोला? बी डिटरमाइन सी, तो बी इज नॉट द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। ए और सी ही तो कैंडिडेट की है। ए सी कैंडिडेट की है, तो ए सी प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन है? तो बी थोड़ी है। तो जी प्राइम एट्रीब्यूट ही नहीं है तो क्यों पीछे पड़ो इसके? कहां पे? अब बी सी होता तो सी आ गया, गड़बड़ हो गया मामला। आपको सिर्फ प्राइम एट्रीब्यूट पे ध्यान लगाना, और कुछ देखो मैंने ऊपर पूरा लिख रखा है कि जो भी आपका डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की होगा। हाँ, वो सीडी से ई है। सीडी, अरे सीडी तो पूरा का पूरा कौन सा लिख दिया मैंने? अरे क्या कर दिया मैंने? सी तो कैंडिडेट की का पार्ट है ना, सॉरी। सी तो कैंडिडेट की में आ गया ना, ये है आपका सेकंड एनएफ में, ये दोनों नहीं। ठीक। होती तो रिलेशन की ही है, बट रिलेशन में किस वाले एट्रीब्यूट की वजह से है वो तो एफडी बताएगी। ठीक है। अब मैं आपको सेकंड एनएफ की ओरिजिनल डेफिनेशन लिख रहा हूं। अभी तक डेफिनेशन नहीं बताई मैंने ओरिजिनल, अब बताऊंगा। अभी तक तो मैं हर चीज को इजी करके पढ़ा रहा हूं। पहला आपको किताबों की रटने वाली डेफिनेशन याद हो गई होगी जो दुनिया को याद है, कि सेकंड एनएफ क्या होता है? फर्स्ट एनएफ में होना चाहिए और पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या, वो भी समझ में आ गया। तो अब मैं पार्शियल डिपेंडेंसी वर्ड यूज ही नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यूज ही नहीं करूंगा, मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं। और वही टेक्निकल वर्ड हमारी थर्ड एनएफ और बीसी एनएफ में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, इतना लिख लिया सबने? चलो, अब सेकंड एनएफ का एक और डेफिनेशन आपके लिए आसान सा। अब मैं वो बता रहा हूं सेकंड एनएफ में कौन होगा, कौन नहीं होगा वो तो समझ आ गया। कौन नहीं होगा? जहां पार्ट ऑफ द कैंडिडेट किया है। अब कौन होगा उसकी बात कर ले। ठीक है, तो अब जनरली मैं ये बोल रहा हूं, ए फॉर्म, वो सेकंड एनएफ फर्स्ट एनएफ की लाइन तो आप लिख देना, है ना? ए फॉर्म इज इन second NF if second NF if every determinant is either candidate key, either the candidate key or non prime attribute। बस ये डेफिनेशन आप याद रख लो, ये हमारे काम आने वाली। ठीक है, तो लिखो, लिखो कोई भी फॉर्म सेकंड एनएफ में होगा, कोई भी फॉर्म सेकंड एनएफ में होगा अगर, कोई भी फॉर्म सेकंड एनएफ में होगा अगर, अगर हर एक डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब लेफ्ट वाला, है ना? अगर हर एक डिटर्मिनेंट या तो कैंडिडेट की हो, हर एक डिटर्मिनेंट या तो कैंडिडेट की हो, या फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, या फिर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो। ठीक है, अब मैं आपको एक पूरा एक चार्ट बना के दे रहा हूं छोटा सा, कब होगा और कब नहीं होगा, वो सब अच्छे से याद रख लो। ठीक है, अब मैंने सिंपल सा बोला
कि x डिटरमाइन y को मैं चेक करना चाह रहा हूं, x डिटरमाइन y को मैं चेक करना चाह रहा हूं कि ये फर्स्ट एनएफ में है या सॉरी सेकंड एनएफ में है या नहीं है। सुनना, ये चार्ट अब आपको याद रखना है, ये एक तरह से परफेक्ट शॉर्टकट है, पर इसी चार्ट को मुझे समझाना है आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता फालतू की ज्यादा मेहनत करें हम लोग। या तो वो सेकंड एनएफ में होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। कोई भी गिवन एफडी सेकंड एनएफ में या तो है या नहीं है। अगर सेकंड एनएफ में है तो उसके दो ही कारण होते हैं, ठीक है। कोई भी गिवन एफडी अगर सेकंड एनएफ में है तो उसके सिर्फ दो ही कारण है, और वो ही दो कारण मैंने ऊपर लिखे हैं। दो ही कारण होंगे, या तो वो कैंडिडेट की हो या वो नॉन की हो। नॉन की या नॉन प्राइम एक ही बात होती है। तो कोई भी गिवन एफडी अगर सेकंड एनएफ में है तो आप लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट ये डिटरमिनेंट मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये या तो खुद कैंडिडेट की होगा या नॉन की होगा। और अगर बच गया, बस अगर बच गया तो वो सब इसी की तरफ जाएगा। और क्या बच गया, सिर्फ एक ही चीज बची है, पार्ट ऑफ द की, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां से क्या होगा, अब आपके पास में पूरा नहीं आ रहा है तो फिर पार्ट ऑफ द की आपके पास मिलेगा यहाँ पे। तो एक ही तरीका है सेकेंड एनएफ नहीं होने का, होने के दो है। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होगा, इन्हीं को तो हम कम करते जाएंगे ताकि हमें थर्ड एनएफ मिले, फिर उसको और कम करेंगे ताकि हमें बीसीएनएफ मिले। तो अब ये वाला पार्ट यहां हट जाएगा, सेकेंड एनएफ इसको हटा देगा और ये दो बच जाएंगी, बच गई। अब इन दो में फिर हम और आगे जाएंगे और इसमें से भी कुछ कम कर देंगे तो थर्ड एनएफ बन जाएगा। इसीलिए ये चार्ट मैंने इसलिए पढ़ा है ताकि आगे जाके जब मैं लास्ट में सब बना दूंगा ना, तो मैं एक लास्ट चार्ट बनाऊंगा आपका बीसीएनएफ में, उस एक ही चार्ट में आपको सब एक साथ मिल जाएगा। बट वो चार्ट समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, समझ में आने के बाद कभी भी रिकैप कर रहा हूँ चार्ट को देख लेना, ठीक है। तो लिख लो, ठीक है, अब लिख लो। अब मैं आपको दे देता हूँ 10-12 मिनट का अवकाश। नहीं, कल का तो दे ही रहा हूँ। नहीं वो अभी, हाँ ऐसे ही यही प्रोसेस रहेगा। अब मैं एग्जांपल खूब सारे करवाऊंगा, 2-3 एग्जांपल करवाऊंगा सिर्फ सेकंड एनएफ के। कोई डाउट और? 20 तो तुम करते ही हो, मैं 10 दे रहा हूँ, 15 मिनट तो मैं वेट ही कर लेता हूँ। अब जल्दी जाओ और जल्दी आओ। 4 घंटे के, हाँ तो 15 मिनट अब दे दूंगा, 5-10 मिनट क्लास के बाद दे दूंगा, पूरी कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अब ये रूल लिख लो, अभी रूल पे एग्जांपल्स करेंगे तब और समझ आ जाएगा। देखो एक बार तो, हम्म, हाँ एक्स का डिटर्मिनेंट होगा, पार्ट होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सीडी ले रखे, लेफ्ट में सीडी पूरा आ गया ना, फिर कैंडिडेट की आ गया वो तो।